तो चलिए आज बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। वो अदृश्य आर्किटेक्चर जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाता है। ये समझना कि सिस्टम्स आखिर बड़े कैसे होते हैं, ये अपने आप में हमारे दौर की सबसे बड़ी टेक्निकल कहानियों में से एक है। चलिए शुरू करते हैं एक चौंकाने वाले नंबर से। एक अनुमान ये है कि 2028 तक अमेरिका की कुल बिजली की खपत का 12% हिस्सा सिर्फ डेटा सेंटर्स इस्तेमाल करेंगे। ये नंबर हमें बताता है कि हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना विशाल है और इसे सही तरीके से बढ़ाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें ज़रा पीछे जाना होगा, बिल्कुल शुरुआत में। इंटरनेट के आने से बहुत पहले कंप्यूटिंग की दुनिया एकदम अलग थी और स्केल की समस्या भी आज जैसी नहीं थी। जरा कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर की, मतलब एक पूरे कमरे के बराबर। सारी की सारी प्रोसेसिंग पावर, सारा डेटा, सब कुछ एक ही मशीन के अंदर बंद था। ये सिस्टम सीधा साधा था, पर इसकी अपनी सीमाएं भी थी। तो उस दौर में अगर ज्यादा पावर चाहिए होती थी तो रास्ता बस एक ही था, अपनी अकेली मशीन को और बड़ा और बेहतर बनाओ। इसे ही कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे आप अपनी एक कार में और ज्यादा पावरफुल इंजन लगा दें। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, पर इसकी भी अपनी लिमिट्स थीं। और यहीं से स्केलिंग की दो मेन फिलॉसफीज निकल कर आती हैं। एक तरफ है वर्टिकल स्केलिंग, यानी स्केल अप, जिसमें एक ही सर्वर को और ताकतवर बनाया जाता है। और दूसरी तरफ है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, यानी स्केल आउट, जहां टीम में नए नए सर्वर जोड़े जाते हैं। समझिए कि ये स्केलेबिलिटी डिजाइन की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। और फिर सब कुछ बदल गया। वर्ल्ड वाइड वेब का जो अचानक से धमाका हुआ, जो जबरदस्त विकास हुआ, उसने कंप्यूटिंग के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। हुआ ये कि अचानक से लाखों करोड़ों लोग ऑनलाइन आ गए। जो शुरुआती वेबसाइट्स और सर्विसेज थी वो बार बार क्रैश होने लगी। अब वो एक सर्वर वाला मॉडल काम नहीं कर रहा था। ये एक ऐसे ट्रैफिक जाम जैसा था जिसे सिर्फ एक और लेन बनाकर ठीक नहीं किया जा सकता था। नहीं, इसके लिए तो हमें पूरी तरह से एक नई सड़क बनानी थी। तो यहाँ से हमें साफ दिखता है कि कैसे ज़रूरत ही आविष्कार की जननी होती है। शुरुआती वेब की दिक्कतों ने लोड बैलेंसर्स जैसी चीज़ों को जन्म दिया और फिर धीरे धीरे क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन का दौर आया। हर अगला कदम असल में पिछले संकट का ही एक जवाब था। तो चलिए अब आते हैं मॉडर्न जमाने में, एक ऐसा दौर जहां कुछ बड़ी टेक कंपनीज ने इन स्केलिंग चैलेंजेस को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया और आज के इंटरनेट की नींव रखी। नेटफ्लिक्स की कहानी लेते हैं। 2008 में उनके साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। उनका पूरा का पूरा डेटाबेस ठप पड़ गया और इसने उन्हें अपना पुराना मोनोलिथ सिस्टम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब उनका चैलेंज सिर्फ डेटा दिखाना नहीं था, बल्कि दुनिया के कोने कोने में हर समय बिना रुके हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीम करना था। और इसका नतीजा क्या निकला? आज नेटफ्लिक्स 4 9s यानी 99.99% सर्विस अवेलेबिलिटी का दावा करता है। ये कमाल है उनके क्लाउड नेटिव माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का, जिसने उन्हें इतना फ्लेक्सिबल और भरोसेमंद बना दिया है। अब बात करते हैं ऊबर की। ऊबर की प्रॉब्लम बिल्कुल अलग थी। उन्हें सिर्फ कंटेंट डिलीवर नहीं करना था, बल्कि असल दुनिया में लाखों राइडर्स और ड्राइवरों को रियल टाइम में एक साथ जोड़ना था। ये एक बहुत बड़ी चलती फिरती पहेली थी जिसे हर सेकंड सॉल्व करना था। जरा ऊबर के ऑपरेशन का स्केल तो सोचिए। वो हर दिन औसतन 3 करोड़ से ज्यादा ट्रिप्स को कोऑर्डिनेट करते हैं और ये सब मुमकिन हो पाता है उनके कस्टम बिल्ट डिस्पैच सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की वजह से। और फिर आता है गूगल। गूगल ने तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज उठाया, दुनिया की सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज करना। और ऐसा करने के लिए उन्हें एक बिल्कुल ही नए किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ा। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरे प्लैनेट के स्केल पे काम कर सके। ये नंबर तो बस दिमाग घुमा देता है। गूगल हर दिन 850 करोड़ से ज्यादा सर्च क्वेरीज प्रोसेस करता है। सोचिए जरा। और ये दिखाता है उनके वर्टिकली इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत, जहां हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ उन्होंने खुद डिजाइन किया है। तो यहाँ से सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि हर कंपनी ने अपनी यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अलग रास्ता चुना। ये टेबल हमें यही दिखाती है कि कैसे नेटफ्लिक्स, ऊबर और गूगल ने अपने आर्किटेक्चर, अपनी टेक्नोलॉजीज और अपनी डेटाबेस स्ट्रैटेजीज को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढाला। मतलब वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ नहीं है। लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है।
जिन सॉल्यूशंस ने इस जबरदस्त ग्रोथ को मुमकिन बनाया, अब वही अपनी हदों तक पहुंच रहे हैं। ये कोट आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। आसान भाषा में कहें तो हम सिस्टम में और सर्वर तो जोड़ सकते हैं, लेकिन इन विशाल सिस्टम्स को मैनेज करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वही हमारी नई रुकावट बन गई है। हम एक तरह से अपनी ही कामयाबी के जाल में फंस रहे हैं। तो आज के मॉडल की नींव में हमें 3 बड़ी दरारें दिखाई देती हैं। पहली है कॉम्प्लेक्सिटी का पैराडॉक्स। सिस्टम जितना बड़ा होता जाता है, उसे संभालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी है फिजिक्स के नियम, जिन्हें हम जुटला नहीं सकते, जैसे कि कैप थ्योरम। और तीसरी, वो है इसकी भारी एनवायरमेंटल कॉस्ट, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। तो सवाल उठता है, अब आगे क्या? चलिए एक नए पैराडाइम पर नजर डालते हैं, स्केलेबिलिटी के फ्यूचर एवोल्यूशन का एक विजन। और इस विजन का नाम है द सिम्बायोटिक सिंगुलैरिटी। ये एक नया कंप्यूटिंग मॉडल है जहां क्लाउड की सेंट्रलाइज्ड पावर एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड और इंटेलिजेंट एज के साथ जुड़ जाती है, और इस पूरे सिस्टम को मैनेज करता है एआई। मतलब फ्यूचर इस बात में नहीं है कि हम क्लाउड चुने या एज, बल्कि फ्यूचर इन दोनों के मिलने में है। हमारे ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज्ड क्लाउड को एक सुपरनोवा की तरह सोचिए। इसमें जबरदस्त पावर है, जबरदस्त ग्रेविटेशनल पुल है, लेकिन ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी है। अगर ये फेल हुआ तो सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। और अब कल्पना कीजिए एक स्टारफिश की। ये है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंट एज नेटवर्क। अगर आप इसका एक हाथ काट भी दें तो वो फिर से उगाता है। ये फ्लेक्सिबल है, खुद को हील कर सकता है, और इसमें फेलियर का कोई एक पॉइंट नहीं है। द सिम्बायोटिक सिंगुलैरिटी का मतलब ही है इन दोनों मॉडलों का एक साथ मिलकर काम करना। और ये हमें अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, हम आखिर बना क्या रहे हैं? क्या हम बस और बड़े बड़े सर्वर बना रहे हैं, या फिर हम एक सिंगल प्लैनेटरी स्केल कंप्यूटर बना रहे हैं? एक ऐसा कंप्यूटर जो पूरी दुनिया को एक इंटेलिजेंट यूनिट में जोड़ दे। यही द सिम्बायोटिक सिंगुलैरिटी का कोर आइडिया है, और शायद हमारी डिजिटल दुनिया का भविष्य भी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।